नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 20 की, जो कि टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। तो जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट करने के पहले पर डे हम एक चित्रकार या मूर्तिकार की बात करते हैं, तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे सुधीर रंजन खास्तगीर की। किसकी बात करेंगे आज हम? सुधीर रंजन खास्तगीर की। तो मित्रों, जैसे सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर। कब? 24 सितंबर 1907 को चिटगांव, वर्तमान में कहाँ पे? बांग्लादेश के एक शहर में हुआ था। तो बात होती है कि सुधीर खास्तगीर के पूर्वजों को मुगलों ने क्या उपाधि दी थी? सुधीर रंजन खास्तगीर के पूर्वजों को मुगलों ने क्या उपाधि दी थी? तो ये खास्तगीर की उपाधि दी थी। तो खास्तगीर मीन्स होता क्या है? तो खास्तगीर माने होता है हिंदू वैद्य। खास्तगीर माने क्या होता है? तो हिंदू वैद्य होता है। फिर बात होती है कि सुधीर रंजन खास्तगीर किसके शिष्य थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। उसके बाद नंदलाल बोस के शिष्य थे। बात होती है कि कला विषय में डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो कौन थे ये? सुधीर रंजन खास्तगीर थे। सुधीर रंजन खास्तगीर प्रथम कला शिक्षक कहाँ नियुक्त किए गए? तो दून स्कूल देहरादून में। कहाँ पे? दून स्कूल देहरादून में किए गए थे। दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने किया था? तो सतीश रंजन दास ने 1935 में किया था। फिर बात होती है कि सुधीर खास्तगीर किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये मुख्यतः मूर्तिकार और गौणतः चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। वे पहले मूर्तिकार हैं और पीछे चित्रकार हैं। पहले क्या है? मूर्तिकार, फिर चित्रकार। फिर बात होती है कि 1937 में सुधीर खास्तगीर ने कांस्य ढलाई शिक्षा किससे ली थी? तो ये किससे ली थी? तो इंग्लैंड के एरिक गिल से। किससे लिया था? तो इंग्लैंड के एरिक गिल से लिया था। फिर बात होती है कि इनकी प्रथम प्रदर्शनी चित्रों की कहाँ लगाई गई थी? तो इंडिया सोसाइटी लंदन में लगाई गई थी। फिर बात होती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में प्रचार पद के लिए कब आमंत्रित किया था सुधीर रंजन खास्तगीर को? तो 1956 में। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। तो बात होती है खास्तगीर के प्रमुख शिष्यों में कौन कौन से थे? तो मदन लाल लागर, रणबीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार। इनको 1957 में पद्म श्री मिला था, जो कि ये प्रथम कलाकार थे प्राप्त करने वाले, पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे। बाउल डांस चित्र इन्हीं का है। विश्राम, जो कि सुधीर रंजन खास्तगीर का चित्र है। लीनो माध्यम बना टोरसो चित्र किसका है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर का है। बात होती है कि मूर्ति शिल्पों पर, इनके मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव था? तो ये यूरोपीय कलाकार रोंदा का प्रभाव था। आइए, इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन कौन सी है और चित्र कौन कौन सी है? भूख है, विंटर है, माँ और शिशु, डॉटर ऑफ द सॉइल, जो कि मूर्ति इन्हीं की है। किसकी है? सुधीर रंजन खास्तगीर की है। देखिए, बात होती है कि सुधीर रंजन खास्तगीर सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जो थी डॉटर ऑफ द सॉइल, मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की हाल की प्रदर्शनी में मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया था। तो सुधीर रंजन खास्तगीर के विषय में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे तो आपको हमने बताया। आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 20 के विषय में हम बात करते हैं। इसके विषय में 20 के विषय में हम बात करेंगे। क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। किस मुगल काल के वास्तुकला अपने सर्वोच्च परिपक्वावस्था में पहुंच गई? देखिए क्या रहा, किस मुगल शासक के काल में वास्तुकला अपनी सर्वोच्च परिपक्वावस्था में पहुंच गई? तो ये ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। देखिए, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में, जो कि राजपूत राजकुमारी थी,
उदय सिंह की पुत्री थी, जगत गोसाई की गर्भ से हुआ था। तो शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इनका था खुर्रम। क्या था? खुर्रम इनका मूल नाम था। शाहजहां का विवाह कब किससे हुआ था? तो आसफ खां की पुत्री थी अंजुबाद बेगम से हुआ था। बात होती है शान शौकत के चित्र किसके समय में बनाए गए थे? तो शान शौकत के चित्र जो कि शाहजहां के काल में बनाए गए थे। फिर बात होती है कि शाह कलम के चित्र शाहजहां के काल में बनाए गए थे जो, तो उसकी प्रविधि क्या है? देखिए उसका प्रविधि ये है कि काली स्याही से निर्मित चित्र, काली स्याही से निर्मित चित्र। और शाहजहां के शासनकाल की बात की जाए तो 1628 से 1658 तक। कब से? 1628 से 1658 तक। फिर बात होती है किस शासक के काल में चौड़ी हंसिये बनने लगे थे? तो शाहजहां के काल में बनने लगे थे। फिर बात होती है कि शाहजहां के चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? तो कौन था? तो होनहार था। कौन था? होनहार था। फिर बात होती है कि सर थॉमस रो ने शाहजहां को क्या भेंट की थी? तो वो घड़ी उन्होंने भेंट की थी। ठीक। पादशाहनामा की रचना कब हुई थी? तो 1656 से 57 में हुई थी। किसके शासनकाल में होती है? तो ये शाहजहां के शासनकाल में होता है। इसके रचयिता कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। कौन थे? अब्दुल रहीम लाहौरी। फिर हम बात होती है कि किस मुगल बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? तो किसे दिखाया गया है? तो शाहजहां को दिखाया गया है। बात होती है कि स्थापत्य का काल का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? शाहजहां को माना जाता है। तो इनके समय में प्रमुख चित्रकार प्रसिद्ध कौन कौन थे? बात करते हैं जैसे मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन और बालचंद। बात होती है शाहजहां कालीन एक चित्र है कबीर एवं रैदास जो कि टेम्परा विधि में बनाए। तो ये किस चित्रकार ने बनाया था? तो उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने बनाया था। कौन बनाया था? उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने बनाया था। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, मदर गोंडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? तो मदर गोंडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? तो टेराकोटा माध्यम में है। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जहांगीर कालीन किस चित्रकार को दुर्लभ पक्षी और सुंदर पुष्पों का अंकन में विशेष महारत हासिल थी? तो ये किसे हासिल थी? तो कौन था? ये मंसूर था। कौन सा? मंसूर था। देखिए जहांगीर किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? तो कौन था? वो बिशन दास थे। बिशन दास जो कि थे। फिर बात होती है कि श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने ही बनवाया था। कौन बनवाया था? तो जहांगीर ने बनाया था। बात होती है जहांगीर की सभी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम का पार्ट न्यूयॉर्क में। इसको बनाया कौन था? तो अबुल हसन ने बनाया था। बात होती है अकारिजा अबुल हसन किस सम्राट के दरबार का चित्रकार थे? तो ये थे जहांगीर के ही काल के। फिर बात होती है कि मैडोना तथा मदर मैरी की तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर को किसने चित्र किया था? तो ये अबुल हसन ने किया था। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर किस मंदिर समूह में है? देखिए प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर निम्न में से किस मंदिर समूह में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। हमने आपको बताया था कि भारत में कुल 64 योगिनी मंदिर है। कितने? कुल 64 योगिनी मंदिर है। पहला कौन सा है? तो 64 योगिनी मंदिर एक खजुराहो में अभी बताया। दूसरा 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। तीसरा 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? मुरैना उत्तर प्रदेश में है। मुरैना मध्य प्रदेश में है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है? तो हरिपुर भुवनेश्वर में है। कहाँ पे है? हरिपुरा भुवनेश्वर में है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन नंबर है उड़ीसा में है। क्या यहाँ पे है? ऑप्शन नंबर है उड़ीसा में। फिर बात होती है आगरा में एतमादुद्दौला
एतमादुद्दौला का मकबरा किसने निर्मित कराया? तो किसने निर्मित कराया? तो ये ऑप्शन नंबर सी नूरजहां ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की आधारशिला कब रखी गई? तो ये कब रखी गई? 19 नवंबर 1985 को रखी गई। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से हमें प्राप्त होती है? तो ये मथुरा से हमें प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है मित्रों? तो ये मथुरा से हमें प्राप्त होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी मंदिर निर्माण। क्या है ये? मंदिर निर्माण। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध सिगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सवाई राम सिंह के शासन काल में दरबारी चित्रकार किस शैली में चित्रण कर रहे थे? तो ये किस शैली में चित्रण कर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर सी पाश्चात्य शैली में कर रहे थे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सत्यवादी हरिश्चंद्र चित्र के चित्रकार निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा। कौन थे ये? ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी ईवी हैवल। कौन है? ईवी हैवल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अवनींद्रनाथ टैगोर की बुद्ध चरित्र चित्र श्रृंखला किस पद्धति में चित्रित है? तो किस पद्धति में चित्रित है? तो किस पद्धति में चित्रित है ये? तो यह ऑप्शन नंबर बी टेम्परा माध्यम में चित्रित है। तो देखिए टेम्परा माध्यम में जो चित्रित है। फिर हम बात करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए अवनींद्रनाथ का जो अन्य नाम है वो है अवनी बाबू। क्या नाम से जाना जाता है इनको? अवनी बाबू के नाम से जाना जाते हैं। बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त 1871 में जोरासांको पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम था गुणेंद्रनाथ और इनके बड़े भाई का नाम था गगनेंद्रनाथ और चाचा का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जो कि इनको बचपन से ही कला की अभिरुचि जो कि विरासत में मिलती है। किसमें मिलती है? विरासत में मिलती है। इस समय अधिकांश जो भारतीय चित्रकार थे यूरोपीय शैली में कार्य कर रहे थे। इनके गुरु की बात की जाए तो कला की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ये गिलगार्डी से लेते हैं, जो कि इटली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनसे किस में लेते हैं? पेस्टल रंगों से तैल चित्रण का प्रभाव पड़ता है। फिर बात होती है रेखा। फिर चित्रकार जो ब्रिटिश चित्रकार हैं पाल्मर से अवनींद्रनाथ टैगोर ने रेखा चित्र बनाने का प्रशिक्षण लिया और जल रंग से एक नई विद्या वास का आविष्कार करते हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय शैली में चित्रकारी का भी प्रशिक्षण लिया है। फिर बात होती है ईवी हैवल, जो कि 1898 कलकत्ता विद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर की मुलाकात किसी होती है? तो ईवी हैवल से होती है। हैवल ने क्या करते हैं? एएन टैगोर को भारतीय चित्रकला के महान गुणों से परिचित कराया और उनकी प्रेरणा से ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली को आगे बढ़ाया। ठीक, अगर प्रथम गुरु की बात की जाए इनके, तो इनको कलकत्ता कला विद्यालय में उनके जो प्रथम गुरु थे सिनोरधी लार्डी थे। फिर बात होती है कि 1902 में जापानी कला मरमग जो ओकाकुरा थे वो भारत आए हैं। यह यूरोपीय तथा जापानी कला का कटु आलोचक था। इससे प्रभावित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी कला सीखी। वापस जाकर ओकाकुरा ने 3 जापानी कलाकारों को भारत भेजते हैं। कौन कौन से? कंपाराई, योकोहामा ताइकान और हिसंदा को। देखिए हिसंदा और ताइकान के साथ अवनींद्रनाथ ने 2 वर्ष तक बिताए और इसे जापानी कला की बारीकियां सीखी थी। जापानी कला में क्या होता है कि रंगों के पीछा रेखाओं को अधिक महत्व दिया जाता है।
किसको? रेखा रंगों की अपेक्षा रेखाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। फिर बात होती है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की बात करते हैं हम, 1907 में किया जाता है। कौन करते हैं? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर। और सहयोग कौन देता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के कुछ चित्र, प्रमुख चित्र के विषय में बात करते हैं। जैसे कि जापानी चित्रकार साथ रहने के दौरान उन्होंने कौन से 2 चित्र बनाए थे? तो बनाए थे भारत माता शांत द्वीप नामक चित्र बनाए, जिस पर क्या था? जापानी प्रभाव पड़ा था। फिर बात होती है कि 1905 के दौरान चित्रित थी जो भारत माता का चित्र बंगाल विभाजन के दौरान बनाया गया था। अगर शुक्लाभिसारे की बात की जाए तो भारतीय शैली में बनाया गया प्रथम चित्र एवं अवनींद्रनाथ टैगोर का कौन सा है? तो शुक्लाभिसारे। फिर बात होती है मुगलों से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए, जैसे शाहजहां का अंतिम समय, औरंगजेब का बुढ़ापा, ताजमहल का निर्माण, ताज का स्वप्न, बुद्ध और सुजाता, नूर जहां प्लस आलमगीर, कवि, कंकड़ और कृष्ण मंगल। अगर व्यक्ति चित्रण की बात की जाए तो इन्होंने महात्मा गांधी का बनाया, लास्ट जर्नी, CF एंड्रयूज का, रविंद्रनाथ टैगोर, नूरजहां, लैला मजनू, स्वतंत्रता का स्वप्न। और इनकी कौन कौन से चित्र हैं? राधा कृष्ण जो कि जापानी कुंडली पर आधारित पद्धति पर बना हुआ है, कच्छ और देवयानी जो कि भित्ति चित्रण है, गणेश जननी जापानी पद्धति बनी है, बिरही एच शांतद्वीप, भारत माता, उमर खान श्रृंखला जो कि जापानी पद्धति में है, पद्म पात्र में अश्रुबिंदु जो कि बनाए हैं। फिर भिक्षा और अभिसारिका इन्हीं का चित्रण है। अगर पुस्तकों की बात की जाए तो आर्यन टैगोर की पुस्तक चित्रगंधा के 32 चित्र बनाए थे इन्होंने। फिर मेघदूत के पुस्तकों पर चित्रण किया, ऋतु संहार, रुबैया उमर खान का चित्र श्रृंखला, अंतिम यात्रा कहिए या लास्ट जर्नी कहिए, यात्रा का अंत कहिए, उस पर चित्रण इन्होंने किया था। फिर बात होती है बागेश्वरी शिल्प प्रभावंजलि नामक पुस्तक किसने लिखी? तो A.N. टैगोर ने लिखी थी। ठीक, A.N. टैगोर ने लिखी थी। आइए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 15 की। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति चयनिका काव्य संग्रह के चित्र बनाने वाले कलाकार थे, तो कौन थे? ये थे नंदलाल बसु। तो नंदलाल बसु को किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर मोसाय। कौन सा? मास्टर मोसाय नाम से इनको जाना जाता है। जो कि बात होती है नंदलाल बसु की, तो नव बंगाल शैली के संस्थापक ये माने जाते हैं। नव बंगाल शैली के संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया था। कारू संघ की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 3 दिसंबर 1883 मुंगेर बिहार में हुआ था। मूल स्थान इनका क्या था? तो राजगंज हावड़ा पश्चिम बंगाल में। इनके पिता थे पूर्णचंद बसु जो कि इंजीनियर थे। इनके गुरु का नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर बात होती है कि इनके जो चित्रण की बात होती है, नंदलाल बसु के चित्रण विधि क्या थी? तो जल रंग में चित्रण करते थे, बाद में टेम्परा विधि थी वे को अपना लिया। इसके अतिरिक्त बसु ने वाश पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, अलिनो कट, ड्राइव पेंटिंग और माउथ बोर्ड आदि पर टेम्परा माध्यम से लगभग 10,000 चित्रण ये बनाते हैं। कितना? 10,000 चित्रण बनाते हैं। चित्रण इनका विषय क्या था? तो इनका चित्रण विषय था भारतीय धार्मिक और पौराणिक आधार पर चित्रण। बंगाल में जो संथाल स्त्री पुरुष का चित्रण तथा गांव का चित्रण इनका प्रिय विषय था। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित भी इन्होंने ही चित्रण किया था। इनकी नंदलाल बसु ने निम्न पुस्तकों की रचना भी की थी, जैसे कि शिल्प कथा व रूपावली, शिल्प कला व रूपावली, शिल्प कथा चर्चा या शिल्पाहार। रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी गीतांजलि, गीत बितान, छायानिका का चित्रण ही करते हैं। बसु ने A.K. स्वामी और भागनी निवेदिता की पुस्तक मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ का चित्रण किया है। चयनिका का काव्य संग्रह का भी चित्रांकन इन्होंने किया है। फिर हम बात करते हैं 1952 में, जो कि उनको विश्व भारती के शैक्षिक जगत का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है देशिकोत्तरम नंदलाल बसु को दिया गया। फिर 1953 में शांति निकेतन के आश्रमिक संघ ने अर्धदान उत्सव का आयोजन बसु के सम्मान में किया था। 1954 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आइए इनकी हमको प्रमुख चित्रों की बात करते हैं। तो जैसे कि
गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन तथा नमक आंदोलन में भाग लेते हैं और दांडी यात्रा का खूबसूरत ये चित्र बनाते हैं। फिर 1937 में फैज में कांग्रेस अधिवेशन के मंचों का चित्रण किए हैं। फिर 1937-38 में हरिपुरा में पोस्टर बनाए हैं तथा कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों के साज सज्जा का कार्य करते हैं। फिर बात होती है कि भारत के पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण करते हैं। फिर स्वतंत्रता भारत के संविधान के पांडुलिपियों का चित्रण कौन करते हैं। फिर बात होती है कि हरिपुर पोस्टर का शीर्षक क्या था, तो जमीन जोतने वाला या भारतीय की शान। फिर ये भित्ति चित्रण की बात करते हैं तो 1910 में तिम्परा माध्यम में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। 1921 में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करते हैं। 1928 में शांति निकेतन में इटालियन पद्धति से हल कृष्ण उत्सव का भित्ति चित्र तैयार किया। फिर 1916 में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर सुरेंद्र नाथ के साथ कलकत्ता में विज्ञान मंदिर में भित्ति चित्र बनाते हैं। फिर बात होती है शांति निकेतन के पुस्तकालय भवन की दीवारों पर उमा का दुख व उमा प्रायश्चित बीड़ा वादनी वर्षा आत्म का चित्र बनाते हैं। फिर 1939 में ये बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण भित्ति चित्रों की ये रचना करते हैं। फिर बात होती है जलता देवदार और नटीर की पूजा भित्ति चित्र चीनी दीवारों को भवन की दीवारों पर किसने बनाया था, तो ये नंदलाल बसु ने बनाया था। इनकी अन्य चित्र क्या है, तो सदी का देहत्याग, शिव का विषपान, उमा की जल समाधि, काली नृत्य, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, बनारस का एक दृश्य शतरंज खेलते हुए, महिषासुर मर्दनी और दुर्गा, भीष्म प्रतिज्ञा जो कि राजा रवि वर्मा का भी है, संथाल स्त्री जो कि यामिनी अंजन राय का भी है, गंगा अवतरण जो कि रवि वर्मा बद्रीनाथ आर्य का भी है, फिर समीप वस्त्र पर वन विहार रविंद्रनाथ टैगोर का भी है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो कि गीतांजलि इन्होंने भी चित्रण किया, रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि लिखी गई पुस्तक है। फिर मुक्तुम कुंड, चंडालिका, अरहर का पौधा और नौका विहार जो कि मीरा भाई जो कि भित्ति चित्रण का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा सूर्यमुखी फूल के चित्रकार हैं, तो इसके चित्रकार कौन है, एन.एस. बेंद्रे। कौन है, एन.एस. बेंद्रे हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं, एन.एस. बेंद्रे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। निम्न में से किस कलाकार ने नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया, तो कौन किया, तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। कौन किया था, विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, किसने किया था, तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही है। कौन है, ऑप्शन नंबर सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी जो कि एक अंधे थे आंख से, तो बहुत ही अच्छा चित्रण करते थे विनोद बिहारी मुखर्जी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, माधुरी चित्र श्रृंखला बनाने वाले चित्रकार कौन थे, तो ये कौन थे, M.F. हुसैन। कौन थे ये, M.F. हुसैन थे, M.F. हुसैन थे। फिर क्या होता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है, तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में है। तो इसमें है, अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर डी जो कि अमेरिका में। आइए हम विनोद बिहारी मुखर्जी के विषय में थोड़ी बहुत हम बात करते हैं। देखिए विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब होता है, तो 1904 में होता है। 1904 बेहाला कलकत्ता के नगर में होता है, जो कि एक भित्ति चित्रकार थे। फिर क्या होता है कि ये शिक्षण का कार्य 1951 में, कब, 1951 में ये शिक्षण में मुखर्जी वनस्थली विद्यापीठ जो कि राजस्थान में अध्यक्ष रहे हैं। 1949-50 में नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा शिक्षा सलाहकार भी रहे। मुखर्जी जो कि शांति निकेतन में पुस्तकालय अध्यक्ष रहे तथा संग्रहालय का भी कार्यभार ये संभालते थे। मुखर्जी पर क्या पड़ता है, काली घाट की पट शैली तथा ग्राम खेल खिलौने का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, जापानी चित्रकार सोसात्सु के प्रभाव में रहे और फ्रांसीसी कला का भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। जो कि हमने आपको बताया कि
ये नेत्र रोग से पीड़ित थे। इनर आई सत्यजीत राय की जो चित्र है इन्होंने इनके ऊपर बनी है। 1957 में क्या होता है कि मुखर्जी के नेत्रों की चिकित्सा होती है जिसमें ये अपने आंखों की रोशनी खो बैठते हैं और कला फिल्म निर्माता जो सत्यजीत रे हैं इन्हीं की इन्हीं के ऊपर एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री बनाया जिसके शीर्षक था इनर आईज नाम से दिया गया था। फिर बात होती है कि इनके चित्रों की हम बात करते हैं। पुस्तक एक लिखे हैं आधुनिक शिल्प शिक्षा व चित्रकार। ये भित्ति चित्रकार थे। क्या थे? ये भित्ति चित्रकार थे। फिर बात होती है इनके चित्रों की हम बात करते हैं तो ट्री लवर, केश विन्यास, औरत बालक, नेपाली दृश्यांकन और वृक्ष प्रेमी या ट्री लवर, बाग में चहलकदमी, गली में चलते फिरते, वृद्ध और लाफ्टर। फिर ये टेम्परा जल रंग, तैल रंग और टेम्परा पद्धति ये अपनाते हैं। 1974 में इनको क्या मिलता है? पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया जाता है। इनको पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया जाता है। फिर क्या होता है कि वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किसने किया था? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। किसने किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। फिर बात होती है विनोद बिहारी मुखर्जी ने मध्यकालीन संतों के जीवन को फ्रेस्को बूनो पद्धति में चित्रित किया है। किसमें किया है? फ्रेस्को बूनो पद्धति में चित्रित किया है। फिर शांति निकेतन के कला भवन, चीन भवन, हिंदी भवन में बनाए गए चित्र में ऐसे ऐसे प्रसंग और विषय हैं जिनमें अनेक जीवन के अनुभव एवं परिस्थितियां दर्शाते हैं। ये ग्रामीण जीवन और मध्यकालीन संत और कवि के चित्र ये निर्मित करते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मेघदूत श्रृंखला चित्र किसने बनाई? मेघदूत चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो किसने बनाई? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. डे। कौन बनाते हैं? ये शैलेंद्र नाथ डे, ऑप्शन नंबर डी। शैलेंद्र नाथ डे की बात हम करते हैं, एस.एन. डे के विषय में हम बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जो कि राजस्थान पुनर्जागरण काल के जनक और गुरु इनके कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ये शिक्षा कहाँ से लेते हैं? तो ये कलकत्ता से लेते हैं। अगर शिक्षक की बात की जाए तो ये शिक्षक थे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के। कौन थे? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के शिक्षक थे। पुस्तक की बात की जाए तो भारतीय चित्रकला पद्धति इनकी पुस्तक है। अगर इनकी चित्र की बात की जाए तो यशोदा व बालक कृष्ण, यक्ष पत्नी, वनवासी यक्ष, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, गरुड़ा सिंह, अष्टभुज विष्णु, चलते फिरते भाव मुद्रा, नृत्य भृंगमा और मेघदूत पर चित्र श्रृंखला तैयार की थी तथा कुछ चित्र रूपम पत्रिका में भी छापे गए थे। और किसके कहने पे किए थे? तो राय कृष्णदास के कहने पर किए थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कौन महिला कलाकार नहीं है? कौन महिला कलाकार नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण रेड्डी। फिर हम बात करते हैं 22 की। विशंभर खन्ना किस माध्यम में कार्य करते थे? तो ये किस माध्यम में कार्य करते थे? तो इसका सही ऑप्शन है बी, इनेमल में। किसमें? इनेमल में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। काले ग्रेनाइट से बने मूर्ति शिल्प हार्स के मूर्तिकार हैं। तो हार्स के मूर्तिकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, सतीश गुजराल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्न में कौन भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार। कौन है ये? राम कुमार। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। केरावजियो किस शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं? तो ये किस शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं किस शैली के माने जाते हैं ये? तो ये बरोक शैली के माने जाते हैं। किसको? बरोक शैली के माने जाते हैं ये कलाकार। किसके? बरोक शैली के माने जाते हैं ये कलाकार। बरोक शैली के ये कलाकार माने जाते हैं। बरोक शैली के कलाकार माने जाते हैं। तो जैसे कि लफ्ज ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है ये? तो ये है करावजियो की ही रचना है। किसकी है? करावजियो की ही रचना है। फिर बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोकोको शैली की कला कैसी थी? रोकोको शैली की कला कैसी थी? तो रोकोको कला की शैली कैसी थी?
तो वो थी अलंकारिक। कैसी थी? तो वो थी अलंकारिक थी। रोकोको शैली की कला, रोकोको शैली की कला कैसी थी? तो अलंकारिक थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सिस्टाइन चैपल की भीतरी छत के भित्ति चित्र बनाने वाले कलाकार थे। तो कौन कलाकार थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी माइकल एंजेलो। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि माइकल एंजेलो थे। देखिए माइकल एंजेलो की बात की जाए तो माइकल एंजेलो ने कौन सी चित्रण किया था? चैपल के भीतरी चित्र पर किए थे। कौन? चैपल ने किया था। फिर हम बात करते हैं राफेल सेंजियो के विषय में, थोड़ी सी हम बात करते हैं। माइकल एंजेलो के विषय में तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था, अगर कहिए तो दो चार इनके बाद देखिए। माइकल एंजेलो जो थे ये मूर्तिकार थे। क्या थे? ये मूर्तिकार थे। नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इनकी मिलती जुलती है? तो पुरुषत्व की। अगर बात की जाए माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो वेटिकन सिटी में है। कब बनाए थे? तो 1498 से 1499 के बीच में। फिर रोदनिन पिएटा की अगर मूर्ति की बात की जाए तो 1552 से 1564 के बीच में संगमरमर से इन्होंने बनाया था। फिर डेविड की अगर मूर्ति की बात की जाए तो 1501 से 1504 के बीच में किससे बनाया गया था? तो करारा मार्बल से इन्होंने बनाया था। किससे बनाया था? तो करारा मार्बल से बनाया था। फिर बात होती है कि इनके डेविड की कुल मूर्ति की कुल ऊंचाई कितनी है? तो 17 फीट होती है। कितनी होती है? तो 17 फीट होती है। फिर हम बात करते हैं एग्नी एंड एक्सटेस किस फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? तो ये माइकल एंजेलो की है। किसकी है? माइकल एंजेलो की है। देखिए डेविड की मूर्तिकार दो लोग हैं, दोनातेल्लो हैं, दोनातेल्लो भी हैं और माइकल एंजेलो हैं, जो कि माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगर माइकल एंजेलो ऑप्शन में ना हो तो दोनातेल्लो हो, तो दोनातेल्लो को आप लोग लगाइएगा। फिर बात होती है जैसे बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध होता है? तो ड्यूरर जो थे ये जो कि बालों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? बालों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। राफेल सेंजियो की बात की जाए तो राफेल सेंजियो का जो कि राफेल सेंजियो का प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा था? तो ये था स्कूल ऑफ द एथेंस। कौन सा था? ये स्कूल ऑफ द एथेंस। अगर राफेल सेंजियो की बात की जाए तो इनको डिवाइन पेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको डिवाइन पेंटर कहा जाता है। ये उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार के थे। ये क्या थे? उच्च पुनर्जागरण के ये चित्रकार थे। कौन? ये राफेल सेंजियो। फिर बात करते हैं ड्यूरर के बीच में बात कर लेते हैं। द ग्रेट ट्रिफल कार ड्यूरर की है। किसकी? ड्यूरर की ही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। किस चित्रकार को पेंटर ऑफ सीरीज कहा गया है? किस चित्रकार को पेंटर ऑफ सीरीज कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी मोने को कहा गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। बैले रिहर्सल के चित्र बनाने वाले कलाकार चित्रकार हैं। बैले रिहर्सल के चित्र बनाने वाले चित्रकार हैं, तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड डेगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। प्रकाश को महत्व किस वाद में दिया गया है? तो किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रभाववाद में दिया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। प्राकृतिक दृश्यों व ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बारबीजो। कौन सा है? बारबीजो। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आरना का दफन संस्कार चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कुर्बे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। असित कुमार हल्दर किसके शिष्य थे? असित कुमार हल्दर किसके शिष्य थे? अभी हमने बताया अवनींद्रनाथ टैगोर के ये शिष्य थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 1948 में कांसे से निर्मित जय हिंद किसकी कृति है? तो जय हिंद किसकी कृति है? तो ये प्रदोष दास गुप्ता की है। किसकी है? प्रदोष दास गुप्ता की है। किसकी है? प्रदोष दास गुप्ता की है। फिर हम बात करते हैं 35 की। निम्न में कौन कलकत्ता राजकीय कला महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे? तो ये कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी चिंतामणि कर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। किसने रेत तथा
जूट द्वारा त्रियामी संयोजन पर आधारित कार्य करना प्रारंभ किया? तो किसने किया था ये? ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम ने था। कौन थी ये? सुब्रमण्यम। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। पाश्चात्य यथार्थवादी प्रभाव वाले भारतीय चित्रकार में प्रमुख हैं, तो कौन है ये? ये है ऑप्शन नंबर सी, ललित मोहन सेन। कौन है ये? ऑप्शन नंबर सी, ललित मोहन सेन। फिर हम बात करते हैं 38 की। प्रभा पवार किस विद्या में कार्य करती हैं? प्रभा पवार किस विद्या में कार्य करती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? वाटिक में करती हैं। फिर हम बात करते हैं 39 की। बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी में है? तो बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी में है? तो ये 6ठी शताब्दी में है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो कि आपके जो मित्र यार हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कला शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कला शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? ये चित्रकला हेतु किया जाता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कला के विषय में हम बात करते हैं। जब कला की, देखिए कला किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कला को अंग्रेजी में जानते हैं आप लोग, आर्ट कहा जाता है। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी से प्रचलित होता है? तो ये 13वीं शताब्दी से प्रचलित होता है। कब से? 13वीं शताब्दी से कला प्रचलित होता है। यूनान में कलाओं को क्या कहते हैं? तो तेखने कहते हैं। क्या कहते हैं? तेखने कहते हैं। तेखने में क्या कहा जाता है? तो देखने का मतलब होता है तकनीकी। अगर बात की जाए 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हमको मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। अगर सर्वप्रथम उल्लेख क्रमबद्ध के रूप में बात की जाए तो ये कामसूत्र में मिलता है। कामसूत्र में मिलता है। क्षेमेंद्र जो होते हैं अपनी पुस्तक कला विलास में कितनी कलाओं का वर्णन करते हैं? तो ये 64 कलाओं का वर्णन करते हैं। कितने कलाओं का वर्णन करते हैं? तो ये 64 जनोपयोगी कलाओं का वर्णन करते हैं। फिर 64 सुनारों की कलाओं का वर्णन करते हैं। फिर 64 वेश्याओं की, फिर 10 भेषज कला, 16 कायस्थों की कला, 100 सार कलाएं, 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित और 32 मार्थशील प्रभाव मान की करते हैं। फिर बात होती है प्रकृति निर्मित कला को क्या कहते हैं? प्रकृति निर्मित कला को क्या कहा जाता है? तो देव शिल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देव शिल्प कहा जाता है। देखिए, अगर प्राचीन ग्रंथ में कला का उल्लेख की बात की जाए तो ललित विस्तार में 86 कलाओं का उल्लेख है, प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख है, यजुर्वेद में 64 और कामसूत्र में 64, कादम्बरी में 64, अग्नि पुराण में 64 और शुक्र नीति सार में 64। फिर बात होती है कि देखिए, बात होती है कि शिल्प और कला दोनों शब्द का अलग अलग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में करते हैं। किसमें करते हैं? भरत मुनि किस ग्रंथ में करते हैं? तो नाट्य शास्त्र में सब करते हैं। फिर बात होती है अगर कला शब्द का यथार्थवादी व प्रामाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो हमको मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। बात होती है जैसे कहा जाता है संगीत कला विहीन है, तो ये किसकी उक्ति पंक्ति है? तो किसकी है? ये भर्तृहरि की है, भर्तृहरि की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। एलोरा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितने मंदिर हैं? तो कितने मंदिर है? इसका ऑप्शन नंबर डी 17। कब से? 12 से 29 तक। 12 से 29 तक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। किसकी? 42 की हम बात करते हैं। आइए 42 क्या कर रहा है? अजंता गुफाओं में सभा मंडप किस आकार में है? अजंता गुफाओं में सभा मंडप किस आकार में है? तो किस आकार में है? तो ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। पाल शैली के चित्र किस शताब्दी के हैं?
पाल शैली के चित्र किस शताब्दी में के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 11वीं शताब्दी के हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। पाल शैली के चित्र अधिकांश उपलब्ध होते हैं तो किस पे होते हैं? ये पोथियों पे होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। पंचशिखा पोथी किस शैली में चित्रित है? तो किस शैली में ये चित्रित है? तो ऑप्शन नंबर ए पाल शैली में ये चित्रित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। जैन चित्रों की रेखाएं हैं, जैन चित्रों की जो रेखाएं हैं कैसी हैं? तो कठोर हैं। कैसी हैं ये? कठोर हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ? धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ है? तो ये 6ठी शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है? ये 6ठी शताब्दी में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। एलोरा की कौन सी गुफा दशावतार गुफा के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी गुफा है जो दशावतार के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 15वीं गुफा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? तो कब होता है? ये आदिम काल में होता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। एलिफेंटा किस काल में निर्मित हुआ? तो एलिफेंटा जो कि गुप्तकालीन मंदिर में निर्मित होता है। फिर हम बात करते हैं 51 की। ऊंट की खाल का चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो ऊंट के खाल के चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो ये बीकानेर शैली की विशेषता। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ढोला मारू का चित्रण किस प्रांत में हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। कोटा शैली के चित्रों में रंगों का प्रयोग कैसा हुआ है? तो इसमें कैसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि फीका है। फिर हम बात करते हैं 54 की। आमेर चित्रकला में 500 चित्रों में से सुसज्जित आदि पुराण नामक ग्रंथ किस शैली का प्रभाव है? तो किस शैली का प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि जैन शैली का प्रभाव है। फिर हम बात करते हैं 55 की। अलवर की प्रथम राजधानी राजगढ़ में के शीश महल के भित्ति चित्र अंकित करने वाला चित्रकार था। तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी डालू राम। फिर हम बात करते हैं 56 की। बुंदेल शैली के अधिकांश चित्र किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? तो ये है श्रृंगार काव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 57 की। ईरान शैली की प्रमुख विशेषता है। ईरान शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? ईरान शैली की प्रमुख विशेषता क्या है मित्रों? तो इसकी विशेषता है बारीक रेखांकन करना, प्रकृति एवं मानव चित्रण में अलंकारिता, सपाट रंग। ऑप्शन सही है डी उपयुक्त सभी। फिर हम बात करते हैं 58 की। केशव दास किस मुगल शासक के शासन काल में थे? तो किस मुगल शासक के शासन काल में थे? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर के शासन काल में थे। फिर हम बात करते हैं 59 की। हमजानामा में कुल कितने प्रसंग चित्रित हैं? तो कुल कितने प्रसंग चित्रित हैं? तो टोटल 1400 चित्रों का चित्रण हमको मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ सुलिपिकार कौन था? तो कौन था श्रेष्ठ सुलिपिकार कौन था? तो अब्दुल समद। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तारीख ए अल्फी क्या है? तारीख ए अल्फी क्या है? तो ये है दुनिया के इतिहास का वर्णन तारीख ए अल्फी में किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। अकबर ने अपनी चित्रशाला कहाँ बनवाई? तो कहाँ बनवाते हैं ये? फतेहपुर सीकरी में बनवाते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। मासिरुल उमरा क्या है? मासिरुल उमरा क्या है? तो इतिहास ग्रंथ है। फिर हम बात करते हैं 64 की। अकबर कालीन चित्रित पुस्तक में से किसे युद्ध की पुस्तक के रूप में अनुवादित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी महाभारत को किया गया है। फिर हम बात करते हैं 65 की। जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था। जहांगीर कालीन चित्रकार कौन नहीं था?
तो ये थे ऑप्शन नंबर डी होनहार। फिर हम बात करते हैं 66 की। जहांगीरकालीन बैलगाड़ी चित्र का चित्रकार था, तो ये कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी अबुल हसन था। कौन था? ऑप्शन नंबर बी अबुल हसन। फिर हम बात करते हैं 67 की। मुगल काल में पाश्चात्य शैली का प्रभाव किस शासक के समय के चित्रों पर पड़ने लगा था? तो किसके समय में पड़ने लगा था? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर के समय में पड़ने लगा था। फिर हम बात करते हैं 68 की। कागज की कई तह जमा कर तैयार किए गए कागज को कहते हैं। तो कई तह को जमा कर तैयार किए गए कागज को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी वसली कहते हैं। क्या कहते हैं? वसली कहते हैं। फिर हम बात करते हैं 69 की। जंगाल रंग होता है। जंगाल रंग होता है तो क्या होता है? सिरके के, ऑप्शन नंबर सी, सिरके के प्रभाव से तांबे का रूपांतर। क्या होता है? सिरके के प्रभाव से तांबे का रूपांतर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। चेस्टर बेरी संग्रह डबलिन में संग्रहित चित्र नारी और मैना किस शैली से संबंधित है? तो ये किस शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी शैली से ये संबंधित है। फिर हम बात करते हैं 71 की। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर है 1854 में हुई थी। फिर हम बात करते हैं 72 की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। फिर हम बात करते हैं 73 की। भारत में तैल पद्धति का चित्रांकन का प्रारंभ करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। तो ये कौन थे? राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 74 की। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पे है? तो मैसूर के सालार जंग में संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। बंगाल शैली की वास तकनीकी पर किस विदेशी तकनीक का प्रभाव था? तो किस विदेशी तकनीक का प्रभाव था? तो ऑप्शन नंबर डी जापानी तकनीक का प्रभाव था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। रविंद्रनाथ टैगोर की भारत में प्रथम चित्र प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में हुई थी। फिर हम बात करते हैं 77 की। भारत में प्रथम घनवादी चित्रकार थे। भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कौन थे? ये थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे ये? गगनेंद्र नाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। भारतीय शिल्प सड़ंग पुस्तक के लेखक हैं। कौन है ये? तो ये हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। बीड़ा वादनी चित्र के चित्रकार हैं। बीड़ा वादनी चित्र के चित्रकार हैं तो कौन है? नंदलाल बसु। कौन है? नंदलाल बसु। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। वह कौन से प्रसिद्ध मूर्तिकार जो दृश्य चित्रकार के अंकन में भी दक्ष थे? तो ये कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी देवी प्रसाद राय चौधरी। कौन से थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। फिर बात करते हैं 81 की। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो भारत का पिकासो एम.एफ. हुसैन, यामिनी रंजन राय, मतलब ऑप्शन नंबर डी दोनों लोगों को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना के में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो ये किसकी थी? तो एफ.एन. सुजाकी थी। फिर किसकी थी? एफ.एन. सुजाकी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। रजा की कृति नहीं है। नहीं की बात कर रहा है तो जमीन नहीं है। जमीन किसकी है? एम.एफ. हुसैन की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और जेल भी गए? तो ऑप्शन नंबर ए नंदलाल, ये है ऑप्शन नंबर C.K.H. आरा है। कौन से हैं ये? C.K.H. आरा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसके
ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। राग रागनियों की चित्र श्रृंखला चित्रित करने वाले चित्रकार कौन से हैं? तो ये हैं राम गोपाल विजय वर्गीय। कौन से हैं? राम गोपाल विजय वर्गीय। फिर हम बात करते हैं 87 की। निम्न में किसे तांत्रिक कलाकार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जीएम शेख को। जीएम शेख के विषय में हम कल बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। पिकासो का जन्म हुआ था। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। फिर हम बात करते हैं 89 की। लाल चित्रकला कच्छ चित्र के चित्रकार थे, तो कौन थे ये? ये थे ऑप्शन नंबर बी मातीस। कौन थे ये? ऑप्शन नंबर बी मातीस। फिर हम बात करते हैं 90 की। गणितीय सिद्धांत के अनुसार रचना करने वाले रचनावादी चित्रकार हैं, तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर सी गाबो। कौन है? सी गाबो हैं। फिर बात होती है 91 की। ताहिती क्या है? ताहिती क्या था? ताहिती एक गांव था। क्या था? एक गांव था। फिर हम बात करते हैं 92 की। अछूत बालिका किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 93 की। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए। तो हम बात कर चुके हैं कई वीडियो में उत्तरवादी प्रभाववादी के चित्रकार की बात। तो ये है पाल सेजान। कौन है ये? पाल सेजान। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। दादावादी कलाकार हैं, तो दादावादी कलाकार कौन से हैं? पिका बिया। कौन से हैं? पिका बिया। फिर हम बात करते हैं 95 की। आप कला के प्रमुख कलाकार हैं, तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर सी वासरली। कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी वासरली। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। जलता हुआ जिराफ चित्र के चित्रकार हैं, तो ये कौन है? जलता हुआ जिराफ के चित्रकार कौन से हैं? सल्वाडोर डाली। कौन से हैं? सल्वाडोर डाली। फिर हम बात करते हैं 97 की। बरोक शैली के चित्रकार हैं। बरोक शैली के चित्रकार हैं, तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी रेम्ब्राट। कौन से हैं? रेम्ब्राट। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। हाई रिनांसा का कौन सा कलाकार था जिसे वंडर ऑफ एज कहा गया है? तो किसे कहा जाता है? तो लियोनार्डो द विंसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लियोनार्डो द विंसी को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं 99 की। होरेसियो का प्रण नामक चित्र के चित्रकार हैं, तो कौन से हैं? जाक दावीद हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। सेन नदी के किनारे युवतियां के चित्रकार हैं, तो कौन है? सेन नदी के किनारे युवतियों के चित्रकार कौन है? तो ये है कुर्बे। कौन है? कुर्बे। फिर हम बात करते हैं 101 की। अंतिम भोजन चित्र के चित्रकार हैं, तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर डी एमिल नोल्ड हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। जैक्सन पोलाक किस वाद से संबंधित कलाकार था? तो किस वाद से था? तो वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावाद से था। वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावाद से था। फिर हम बात करते हैं 103 की। भूसा गाड़ी चित्र के चित्रकार हैं, तो भूसा गाड़ी चित्र के चित्रकार हैं, तो ये है कांस्टेबल। कौन है ये? ये है कांस्टेबल है। कांस्टेबल है। भूसा गाड़ी के चित्रकार कौन है? ये कांस्टेबल है। कांस्टेबल भूसा गाड़ी के। इनका और कौन सी है जान कांस्टेबल के? अनाज का खेत इन्हीं का है। कौन सा है? अनाज का खेत इन्हीं के है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। वह कौन सा बंगाल शैली का कलाकार नहीं है? निम्न में से कौन बंगाल शैली के कलाकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है शैलोज मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 105 की। लेडी हरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ कौन कलाकार अजंता की प्रतिलिपियां तैयार किया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी असित कुमार हल्दर ने। कौन था ये? बी असित कुमार हल्दर। फिर हम बात करते हैं 106। बैंड वाला पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार हैं, तो कौन है ये? कृष्ण खन्ना। ऑप्शन नंबर बी।
फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। बीसी सान्याल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीसी सान्याल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये असम में हुआ था। फिर हम बात करते हैं 108 की। जॉर्ज कीट किस देश के चित्रकार थे? तो जॉर्ज कीट श्रीलंका के चित्रकार थे। कहाँ के चित्रकार थे? तो ये श्रीलंका के थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1904 में हुई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। भारतीय आधुनिक कला में 20वीं सदी के किस दशक में घनवाद में कलाकारों की दिलचस्पी अधिक दृष्टिगत होती है? तो किसमें होती है? तो ये 5वें में होती है। किसमें होती है? तो 5वें में होती है। फिर हम बात करते हैं 111 की। किस कलाकार के चित्रों में लोक तथा जनजाति स्रोतों से प्राप्त प्रतीकों, चिन्हों तथा अभिप्रायों को खुलकर प्रयोग हुआ है? तो किसमें किसमें हुआ है? तो वाई के शुक्ला में हुआ है। किसमें हुआ है? वाई के शुक्ला में हुआ है। फिर हम बात करते हैं 112 की। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिसर कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये है कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 113 की। कला महाविद्यालय उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो ये है लखनऊ में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो ये संस्थापक निदेशक की बात की जाए तो शिवराम मूर्ति थे। ये कौन थे? ये शिवराम मूर्ति थे। शिवराम मूर्ति थे। फिर हम बात करते हैं 115 की। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के सर्वप्रथम छात्र थे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम छात्र कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी ललित मोहन सेन। कौन थे? ललित मोहन सेन। फिर हम बात करते हैं 116 की। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला अध्यापक थे? तो ये किसमें थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1942। ठीक। फिर हम बात करते हैं 117 की। वर्तमान समय में चित्रकला के क्षेत्र में सबसे प्रचलित माध्यम है। तो सबसे प्रचलित माध्यम कौन सा है इस समय? तो तैल माध्यम है। फिर हम बात करते हैं 118 की। सेरोग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है? तो सेरोग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सिल्क का प्रयोग होता है। फिर हम बात करते हैं 119 की। मथुरा की साझी कला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी चूड़ित रंग का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं 120 की। बेरियालपट्टम लोक चित्र शैली किस प्रदेश से संबंधित है? तो किस प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश से है। फिर हम बात करते हैं 121 की। किस लोक चित्र शैली में सोने की परत, रत्नों के अलंकरण व चटक रंगों का प्रयोग होता है? तो ये किसमें होता है? तो तंजावुर। ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 122 की। दृश्य चित्रण का समसामयिक भारत का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर सी राम कुमार था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। त्रियामी कलाकल्प कौन सी है? त्रियामी कलाकल्प कौन सी है? तो ये है मूर्ति कला। कौन सी है? ये मूर्ति कला। फिर हम बात करते हैं 124 की। महिला मूर्तिकार का नाम बताइए। महिला मूर्तिकार का नाम क्या था? ललिता कट्ट। कौन था ये? ललिता कट्ट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 का, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। ये थे अमरनाथ सहगल, जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए जो टीजीटी पीजीटी कला से टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं, आप उनको शेयर करिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर किया करिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना स्कोर बताया करिए, जिससे हमें पता चले कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9335
432011। आप इस पे एनी समय कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।